नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। सबसे पहले बात अफगानिस्तान की। दरअसल काबुल में तालिबान की दस्तक के महज 24 घंटे के भीतर आतंकी संगठन ने अफगानिस्तान में सत्ता की कमान अपने हाथ में ले ली है। तालिबान ने अपने सरगना मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया है। लेकिन काबुल में हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं और अमेरिकी सैनिकों ने एयरपोर्ट को खाली करा दिया है। काबुल हवाई अड्डे से आज दिन भर ऐसी तस्वीरें आईं जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। शाम को शहर में तालिबान की दस्तक हुई और सुबह एयरपोर्ट पर मेला लग गया। दहशत और खौफ में रतजगा करने वाले लोग अफगानिस्तान से भागने की आस लिए हवाई अड्डे की तरफ दौड़े। पौ फटने से पहले काबुल एयरपोर्ट पर जनसैलाब उमड़ गया। लोग रनवे पर दौड़ते रहे, अमेरिकी एयरफोर्स के विमान का पीछा करने लगे। डर ये था कि कहीं उनके चढ़ने से पहले विमान न चला जाए। हालात बेकाबू होता देख अमेरिकी सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिससे भगदड़ मच गई। कई लोगों ने रनवे पर ही दम तोड़ दिया। लेकिन सबसे खौफनाक तस्वीर आसमान में दिखी, जहां विमान का बाहरी हिस्सा पकड़कर लटके लोग एक एक कर गिरने लगे। अपने सपनों के साथ वो आसमान से धड़ाम हो गए। काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आई ये तस्वीरें अफगानिस्तान की अव्यवस्था और अफरा तफरी के जिंदा सबूत हैं। रविवार को राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने और तालिबान के काबुल में दाखिल होने की खबर के बाद अफगानिस्तान से भागने वालों की लाइन लग गई थी। फिलहाल काबुल एयरपोर्ट से सभी व्यावसायिक उड़ानों को रोक दिया गया है और देश छोड़कर जाने वाले लोग एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं। काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकी सेना का नियंत्रण है। अमेरिका और दूसरे देश अपने अपने दूतावास के कर्मचारियों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने इसके लिए सैनिक हेलीकॉप्टर्स भी भेजे हैं। भारत सरकार भी काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के अभियान में जुटी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि सरकार अफगानिस्तान में फंसे हिंदुओं और सिखों को हर कीमत पर बाहर निकालेगी। इस तरह से हालात हैं, जो सिख फैमिलीज में फंसी हुई है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो विदेश मंत्रालय और बाकी लोग जो इसके लिए चिंता कर रहे हैं वो पूरी व्यवस्था करेंगे। प्रधानमंत्री और देश के विदेश मंत्री को सामने आना चाहिए और सामने आकर देश को विश्वास में लेकर बताना चाहिए कि किस प्रकार से हमारी एम्बेसीज में राजदूत और पर्सोनेल और हमारे सब नागरिक किस प्रकार से सुरक्षित वापस आएंगे और अफगानिस्तान के साथ हमारी भविष्य की रिलेशनशिप और रणनीति क्या होगी, देश ये जानना चाहता है। अमेरिका समेत कई देश अपने दूतावास के कर्मचारियों को अफगानिस्तान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं डरे हुए अफगानी लोग भी देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानियों को इस बात का डर सता रहा है कि तालिबान बदले की कार्रवाई करेगा, जिससे शहर में हिंसा का दौर शुरू हो सकता है। हालांकि तालिबान का कहना है कि उसने शहर में दाखिल होने का फैसला किया ताकि शहर में लूटपाट और अफरा तफरी ना मचे, क्योंकि सरकारी सुरक्षा कर्मी पहले ही मैदान छोड़ चुके थे। इधर काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने अपने शीर्ष नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान के संस्थापकों में शामिल है। अफगानी सरदारों के बीच आपसी वर्चस्व की जंग के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के समर्थन के कारण तालिबान ने 1996 में अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया था। अफगानिस्तान में 5 साल के तालिबान शासन के दौरान बरादर सरकार में कई अहम पदों पर रहा। हालांकि 2001 में अमेरिकी आक्रमण ने तालिबान को सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन 20 साल बाद तालिबान ने दोबारा अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। रविवार को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहते हुए देश छोड़ने वाले अशरफ गनी अब ओमान पहुंच चुके हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद गनी एक प्राइवेट विमान से ताजिकिस्तान के लिए निकले थे, लेकिन वहां उनके विमान को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद वो ओमान चले गए। सूत्रों के मुताबिक अशरफ गनी के अलावा अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिब भी ओमान में मौजूद हैं। इससे पहले अशरफ गनी ने सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान छोड़ने के अपने फैसले का बचाव किया। गनी ने कहा कि अफगानिस्तान को खून खराबे से बचाने के लिए उन्होंने देश छोड़ दिया। रविवार को अफगानिस्तान छोड़कर जाने के बाद गनी ने पहली बार फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी। गनी ने कहा, मेरे पास 2 रास्ते थे। पहला तो राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे सशस्त्र तालिबान का सामना करूं, या अपने प्रिय देश को छोड़ दूं, जिसकी रक्षा के लिए मैंने अपने जीवन के 20 साल समर्पित कर दिए। अगर असंख्य देशवासी शहीद हो जाएं, अगर वो तबाही का मंजर देखते और काबुल का विनाश देखते, तो 60 लाख की आबादी वाले इस शहर में बड़ी मानवीय त्रासदी हो सकती थी। तालिबान ने मुझे हटाने के लिए सब किया है।
और वो पूरे काबुल पर और काबुल की जनता पर हमला करने आए हैं। रक्तपात होने से रोकने के लिए मुझे बाहर निकलना ठीक लगा। खून खराबे और बंदूक के दम पर सत्ता हथियाने वाले तालिबान की हुकूमत को भारत, अमेरिका समेत अधिकांश पश्चिमी देशों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया है। लेकिन चीन ने अपनी चालबाजी दिखाते हुए तालिबान की सरकार को मान्यता दे दी है। चीन के अलावा पाकिस्तान, रूस और तुर्की ने भी तालिबान की सरकार को मान्यता देने का इशारा कर दिया है। तो वहीं ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान समेत कई देश इस आतंकी संगठन की सरकार को मान्यता दे सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। इमरान ने कहा कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बढ़ते आगे, कभी कांग्रेस की तेज तर्रार महिला नेता के तौर पर शुमार होने वाली सुष्मिता देव अब हाथ का साथ छोड़ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो गई हैं। सुष्मिता देव के इस्तीफे से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इसको लेकर नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के महज 24 घंटे के भीतर सुष्मिता देव टीएमसी में शामिल हो गई। सुबह से ही सियासी समाचारों की सुर्खियों में रही सुष्मिता देव ने आज नौअन्ना में टीएमसी मुखिया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और उसके थोड़ी ही देर बाद अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हो गई। सुष्मिता देव ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा भेजा था। हालांकि इस चिट्ठी में उन्होंने इस्तीफे का कोई ठोस कारण नहीं बताया था, लेकिन इस्तीफे से पहले सुष्मिता देव ने अपने ट्विटर बायो में बदलाव कर पूर्व कांग्रेस सदस्य लिख दिया था। जाहिर है उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था और इस्तीफे की औपचारिकता से पहले ही इसका संकेत भी दे दिया था। सोनिया गांधी को भेजी अपनी चिट्ठी में सुष्मिता देव ने लिखा, मैं कांग्रेस की सदस्यता छोड़ रही हूँ। करीब 30 साल तक कांग्रेस पार्टी के साथ काम करना मेरे लिए यादगार रहा। मैं आशा करती हूँ कि जब मैं जनसेवा के अपने जीवन में नया अध्याय शुरू करने जा रही हूँ तो आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ होंगी। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि सोनिया गांधी को सुष्मिता देव की कोई चिट्ठी नहीं मिली है। सुष्मिता देव जी एक कर्मठ, प्रतिभाशाली और काबिल कांग्रेस की कार्यकर्ता और नेता थी और शायद आज भी हैं, क्योंकि उनका कोई पत्र आज तक श्रीमती सोनिया गांधी जी को प्राप्त नहीं हुआ। लंबे समय तक अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी सुष्मिता देव पूर्वोत्तर में कांग्रेस के कद्दावर नेता रही और असम के सिलचर से सांसद भी रह चुकी हैं। कांग्रेस की तेजतर्रार महिला नेताओं में शुमार सुष्मिता देव के पार्टी छोड़ने के ऐलान को लेकर कांग्रेस के अंदर भी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस में बदलाव की चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल कपिल सिब्बल ने इसको लेकर नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने ट्वीट किया, सुष्मिता देव ने हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। युवा नेता छोड़ते हैं जबकि हम बुजुर्ग पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास करते हैं तो उसके लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। पार्टी आंखें बंद करके आगे बढ़ती है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और कार्ति चिदंबरम ने भी सुष्मिता देव के इस्तीफे को पार्टी के लिए बड़ा झटका बताया। इससे पहले असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने सुष्मिता देव से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की गुहार लगाई तो असम से बीजेपी सांसद राजदीप राय ने कहा कि सुष्मिता देव उनकी पार्टी के संपर्क में नहीं है। I appeal Sushmita should not have taken such decision according to me. If anything grievance she had against the party, we could have sought out in the party forum. सुष्मिता देव मेरे मुताबिक अभी भी कोई बीजेपी के लीडर्स के टच पे नहीं है। एटलीस्ट जो लोग स्टेट में और स्टेट के जो प्रभारी है उनसे बात करने का बाद मेरे को पता चला है। मेरे साथ भी कोई इस मामले में कोई बात नहीं हुआ, तो बीजेपी आने का सवाल पैदा ही नहीं होता है आज का समय में। सुष्मिता देव का इस्तीफा न सिर्फ पूर्वोत्तर कांग्रेस के लिए बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सुष्मिता देव असम विधानसभा चुनाव में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से गठबंधन के खिलाफ थी और गठबंधन की सूरत में अजमल की पार्टी को ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और कांग्रेस वहां सरकार नहीं बना पाई। सूत्रों की माने तो सुष्मिता देव को त्रिपुरा में टीएमसी का प्रभारी बनाया जा सकता है। त्रिपुरा में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ममता बनर्जी ने त्रिपुरा में पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात जेडीयू की, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, पार्टी की असल कमान अब भी नीतीश कुमार के ही पास है।
तभी तो लल्लन सिंह और आरसीपी सिंह एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं हैं और दोनों ही नीतीश का नाम लेकर ही संगठन में अपना दबदबा बढ़ाने में जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे आरसीपी सिंह के स्वागत के दौरान एक बार फिर पार्टी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। बिहार में नीतीश कुमार पावर में है, लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू में चल रहा है पावर गेम, यानी खेला। दिल्ली में शुरू हुआ ये खेला पूरी तरह बिहार में शिफ्ट हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पटना पहुंचने पर लल्लन सिंह का स्वागत जेडीयू के विजयी बादशाह की तरह किया गया। हाथी, घोड़ा, बैंड बाजा और बाराती। आलम ये कि उन्हें पटना एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर पहुंचने में 5 घंटे लग गए। उनके स्वागत वाले पोस्टर से आरसीपी बाबू गायब कर दिए गए। फिर क्या था, कुछ उसी अंदाज में आरसीपी बाबू के समर्थकों ने भी पोस्टर चिपका दिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह को ही गायब कर दिया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आज आरसीपी सिंह पहली बार पटना पहुंचे। 10 दिन पहले से स्वागत की तैयारियां चल रही थी। शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी थी। लल्लन बाबू से पीछे नहीं रहना है। अब मंत्री जी कह रहे हैं पार्टी के अंदर कोई खेला नहीं चल रहा, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं हो रहा। यहाँ एक ही शक्ति है और वो है नीतीश कुमार। हमारे सारे कार्यकर्ता देख रहे हैं, उनमें उत्साह है और हमारे कार्यकर्ता जो उत्साहित हैं सब जाएंगे अपने इलाके में, अपने बूथ पर जाएंगे, अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे। सर, पार्टी में पोस्टर को लेकर भी काफी मतभेद चल रहे हैं। अरे कोई पार्टी में मतभेद नहीं, इस पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, जहाँ कोई मतभेद नहीं होता। आरसीपी सिंह के स्वागत में कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धूप ज्यादा होने के बावजूद सभी कार्यकर्ता सड़क पर जमे थे। चिलचिलाती धूप के कारण आरसीपी सिंह को चक्कर भी आ गए। आनन फानन में उन्हें खुली जीप से उतारकर अपनी गाड़ी में बैठाया गया। तेजी से ऑफिस पहुंचे, कमरे में 1 घंटे आराम किया, फिर जनता के सामने पहुंचे। पार्टी के तो एक ही नेता है नीतीश कुमार, सबके नेता नीतीश कुमार हैं। लगता है कि भगवान श्री राम का आगमन जिस तरह से वनवास के बाद अयोध्या में हुआ था, उसी प्रकार से केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आदरणीय आरसीपी बाबू का आगमन दिल्ली से पटना की धरती पर हो रही है। खेल शुरू हुआ जब आरसीपी सिंह दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बने और कद्दावर नेता लल्लन सिंह मन मसोस कर रह गए। दिल्ली में पार्टी की बैठक हुई और केंद्रीय मंत्री से अध्यक्ष का ताज लेकर नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को पहना दिया। यहीं से शुरू हुआ असल खेला, पावर के चेक एंड बैलेंस का। उपेंद्र कुशवाहा को भी आरसीपी सिंह की पार्टी में बढ़ते कद को चेक और बैलेंस करने के लिए ही लाया गया था, जो अब कह रहे हैं कि उन्हें केंद्रीय मंत्री के पहली बार पटना आने की जानकारी मीडिया से मिली है। मुझको कोई पार्टी कार्यालय से कोई फोन करके या पत्र के द्वारा कोई सूचना दी गई हो, ऐसा नहीं है। बाकी लोगों के बारे में नहीं मुझको मालूम, लेकिन जानकारी प्रेस के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से मुझको है। इधर सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू में शक्ति परीक्षण जैसी कोई बात नहीं, ये फालतू बात है, पार्टी में सब चंगा सी है की बातें कह दी। नहीं, सब फालतू बातें कुछ नहीं, बेकार बात। जेडीयू में कौन सी शक्ति परीक्षण करेगा, बेकार चीज है। अरे कोई अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नए तो उनका स्वागत किया, कोई केंद्र में मंत्री बने तो पार्टी का उनका स्वागत कर रहा है, ये सब कोई बात नहीं। जेडीयू के अंदर खाने में चल रही इस खींचतान से विपक्षी आरजेडी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। जेडीयू पर हमले का हथियार हासिल हो गया है और वो जेडीयू के टूटकर बिखरने की भविष्यवाणी कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले माननीय श्री आरसीपी सिंह जी के पटना आगमन के स्वागत की तैयारी को लेकर के जिस तरह से होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है कि जेडीयू के अंदर भारी गुटबाजी और खेमेबाजी है और जेडीयू बिल्कुल ही दो फाड़ हो चुकी है। लल्लन सिंह हो, आरसीपी सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा, ये शक्ति प्रदर्शन करें या शक्ति परीक्षण, असल शक्ति तो एक ही व्यक्ति के पास है और वो है नीतीश कुमार। महाभारत चाहे कोई लड़े, सारा चक्कर तो चक्र वाले का ही था। अब जेडीयू का तीर किसी भी चंद्रगुप्त के हाथ में हो, निशाना तो चाणक्य ने ही साध रखा है। 6 अगस्त को पटना की सड़कों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया था और आज ठीक 10 दिन के बाद आरसीपी सिंह ने पटना की सड़कों पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कौन किस पर भारी पड़ेगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि इन दोनों की खेमेबाजी में आखिरकार नुकसान जनता दल यूनाइटेड का ही होगा। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।